गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर का टॉपिक पढ़ रहे थे जो पावर सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में हमने पढ़ा था कि तीन टाइप होते हैं उसके। एक होता है जीनर वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरा होता है ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर और तीसरा होता है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। इन तीनों में से हमने जीनर वोल्टेज रेगुलेटर का पार्ट जो है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक सेकंड वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, जैसे इसके नाम में ही कंपोनेंट्स के नाम हमको समझ में आते हैं कि ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर इसका मतलब इसमें क्या यूज होता होगा, ट्रांजिस्टर यूज होता होगा। ठीक है, तो यह डायग्राम में अगर तुम लोग देखोगे तो Q1 और Q2 ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है, जीनर, यह है जीनर डायोड। ठीक है, तो जीनर के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जीनर वोल्टेज रेगुलेटर से रेगुलेटर जो हमेशा यूज होता है उसको छोड़ के ये ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर क्यों तैयार किया गया या क्यों हम उसको यूज कर सकते हैं, किसके ऑप्शन में, जीनर डायोड के ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखो, जब हम लोगों ने जीनर डायोड पढ़ा था या जीनर वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जीनर वर्क्स ओनली इन ब्रेकडाउन रीजन। जीनर डायोड जो होता है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कब काम करता है, जब हम उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं, मतलब जब वो ब्रेकडाउन रीजन में रहता है तो भी वो वोल्टेज रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये उस सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज था क्या, कि वो सिर्फ क्या करता है, जीनर ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करता है। ठीक है, दूसरी दूसरी जो है दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं वो होता है कि ये जो है वोल्टेज रेगुलेशन, ये तो जिंदा डाइट करता है ब्रेकडाउन में, लेकिन अगर हमको इससे भी अच्छा बेटर अच्छा मतलब बेटर वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो भी हम लोग ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो डिसएडवांटेजेस हैं जिंदर डायोड जिंदर वोल्टेज रेगुलेटर के। पहला है कि इट वर्क्स ओनली इन ब्रेकडाउन रीजन, और दूसरा ये क्यों यूज करते हैं, फॉर द बेटर वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज। ठीक है, फिर से थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर से हमको बेटर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें एक निगेटिव फीडबैक जो है वो कनेक्शन लगाया गया है। इस निगेटिव फीडबैक जो है इसकी वजह से हमको यह ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर से बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये निगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक की कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि फीडबैक जो होता है, फीडबैक मतलब क्या, कि फीडबैक वापस देना। ठीक है, तो सर्किट में फीडबैक का मतलब होता है कि गिविंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट इज नोन एज फीडबैक प्रोसेस। ठीक है, गिविंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट इज नोन एज फीडबैक प्रोसेस। मतलब क्या, कि आउटपुट का कुछ वोल्टेज निकाल के वापस इनपुट को कनेक्ट करना, इस प्रोसेस को फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये फीडबैक प्रोसेस जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है निगेटिव फीडबैक, दूसरी होती है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, फीडबैक प्रोसेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। राइट, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर में फीडबैक प्रोसेस जो है वो निगेटिव यूज की हुई है। ठीक है, ये निगेटिव फीडबैक की वजह से यहाँ पे बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमको मिल रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, क्या बोला हमने कि फीडबैक मतलब क्या, गिविंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट, मतलब आउटपुट वोल्टेज का कुछ वोल्टेज वापस इनपुट को कनेक्ट करना, मतलब फीडबैक प्रोसेस। उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। यहाँ पे इस सर्किट में निगेटिव फीडबैक यूज हुआ है जिसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है, इट गिव्स अ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, फिर हम लोग अभी सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ पे फीडबैक लगाया हुआ है और कौन सा वोल्टेज हमने रिटर्न किया हुआ है इनपुट को। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग फीडबैक के बारे में देखेंगे। तो फीडबैक के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, आउटपुट वोल्टेज जरूरी है। तो यहाँ देखो वी आउट दिख रहा है,
ठीक है, हमको क्या करना है, ये वी आउट का कुछ वोल्टेज निकाल के इनपुट को देना है। ठीक है, तो ये वी आउट का जो वोल्टेज हम लोग निकालेंगे फॉर द फीडबैक प्रोसेस, उसको बोलते हैं फीडबैक वोल्टेज। ठीक है, तो ये फीडबैक वोल्टेज कौन सा है, देखो ये Vf दिख रहा है, ये Vf क्या है, फीडबैक वोल्टेज है। ये फीडबैक वोल्टेज यहाँ से निकाल के हमने इनपुट को दिया हुआ है। अब इनपुट को देने के लिए तुम लोग बोलोगे कि यहाँ से डायरेक्ट कहाँ दिया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये सर्किट में कैसे दिया हुआ है, इट इज गिवन थ्रू द ट्रांजिस्टर Q1, ये ट्रांजिस्टर Q1 के थ्रू इनपुट को गया हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर Q1 क्या होता है, तो कोई भी ट्रांजिस्टर जो होता है वो सर्किट में दो काम के लिए यूज किया जाता है। एक तो इन ट्रांजिस्टर से हम लोग एम्पलीफायर बना सकते हैं, नहीं तो इन ट्रांजिस्टर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्विच बना सकते हैं। यहाँ पे इस सर्किट में ट्रांजिस्टर जो होता है उसका काम है एज अ एम्पलीफायर। और अगर हम एम्पलीफायर की सेपरेट स्टडी करेंगे तो हमको बहुत सारे एम्पलीफायर के टाइप्स मिलेंगे। उन बहुत सारे टाइप्स में से ये Q1 जो है ये है CB एम्पलीफायर। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, कॉमन बेस, बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट साइड। ठीक है, ट्रांजिस्टर को तीन टर्मिनल होते हैं, एरो वाला इमिटर, पीछे वाला बेस और ऊपरी वाला कलेक्टर होता है। तो ये Q1 जो है इट एक्ट्स एज अ CB एम्पलीफायर, मींस कॉमन बेस एम्पलीफायर। मतलब क्या, इसका जो बेस है ये बेस इनपुट आउटपुट दोनों साइड को कॉमन किया गया है, इसीलिए ये VF जो है यहाँ बेस में लगाया गया है। मतलब ये VF जो है बेस के थ्रू इनपुट को गया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही सर्किट में फीडबैक लगाया गया है और वो निगेटिव फीडबैक लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सर्किट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब सर्किट में तुम लोग देखोगे तो दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, एक जीनर डायोड दिख रहा है, देन रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, और इधर भी रेजिस्टर दिख रहे हैं, इधर भी रेजिस्टर दिख रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये वी इन क्या है, इट इज अ इनपुट वोल्टेज। वी इन क्या है, इनपुट वोल्टेज। अब ये इनपुट वोल्टेज इस सर्किट के लिए क्या रहेगा, ये जो सर्किट है इसके लिए हमने वी इन लिखा हुआ है, ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो पावर सप्लाई का अगर ब्लॉक डायग्राम तुम लोग याद करोगे तो पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में क्या रहता है, एक रहता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दूसरा रहता है रेक्टिफायर, फिर रहता है फिल्टर, उसके बाद रहता है वोल्टेज रेगुलेटर। बराबर है, तो ये सर्किट जो है हमारा ये क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। बराबर है, इसका मतलब इसको जहां से वोल्टेज मिलेगा वो कहाँ से आएगा, रेक्टिफायर से आएगा। दिख नहीं रहा अच्छे से, बताती फिर से। पहले ट्रांसफॉर्मर रहता है, ठीक है, उसके बाद रेक्टिफायर रहता है, फिर रहता है फिल्टर, उसके बाद रहता है वोल्टेज रेगुलेटर। राइट, अब ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसको कहाँ से वोल्टेज मिलता है, फिल्टर से मिलता है। बराबर है, मतलब क्या कि वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इनपुट क्या रहेगा, फिल्टर का आउटपुट रहेगा। तो हमने सबसे पहले वाले वीडियो में जब पावर सप्लाई की कंसेप्ट हमने पढ़ी थी तब हमने देखा था कि पावर सप्लाई जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और दूसरा कौन सा होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि ऐसे पावर सप्लाई जिसमें हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर को यूज करते हैं, और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या कि जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर यूज नहीं होता है। मतलब कि कोई भी पावर सप्लाई विदाउट वोल्टेज रेगुलेटर भी बनता है। तो इसके पहले जो रहेगा ये तीन पार्ट रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों मिलके क्या बनता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बनता है। बराबर है, इसका मतलब ये जो भी इन रहेगा ये हमको कहाँ से मिलेगा, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से मिलेगा, जिसमें क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर। यहाँ से होते हुए जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए क्या रहेगा, इनपुट वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो ये है इनपुट वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांजिस्टर Q2 जो दिख रहा है, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर Q2 को बोलते हैं सीरीज पास ट्रांजिस्टर। ये क्या है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या है कि उसके नाम में ही सारा उसका मीनिंग है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर। फर्स्ट वर्ड क्या है, सीरीज है। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट।
ठीक है। तो सीरीज का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो इनपुट में और आउटपुट में दोनों के सीरीज में लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि पास ट्रांजिस्टर। पास का मतलब क्या होता है कि जितना भी सर्किट में लोड करंट तैयार होता है, ठीक है, जितना भी सर्किट में लोड करंट रहेगा वो पूरा Q2 से पास होता है। देयरफॉर इट इज नोन एज सीरीज पास ट्रांजिस्टर। दोनों के सीरीज में लगाया हुआ है और सर्किट का पूरा लोड करंट जो होता है वो Q2 से पास होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरीज पास ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद Q1 के बारे में हमने अभी देखा है कि Q1 क्या है, इट एक्ट्स एज अ CB एम्पलीफायर, मतलब कॉमन बेस एम्पलीफायर। मीन्स व्हाट, बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट साइड, राइट। उसके बाद ये क्या है, ये है जेनर डायोड, ये है फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, R1 और R2 तीन रजिस्टर लगाए गए हैं हमने, ठीक है। अब हमने 11th में या तुम लोगों ने फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले पढ़ा होगा पोटेंशियल डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और उसके एक एंड में वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं और दूसरा एंड अगर ग्राउंड है, ठीक है, तो जो वोल्टेज हम लोग देते हैं वो वोल्टेज हर दो रजिस्टर के बीच में क्या होता है, डिवाइड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये जो VF हम लोग आउटपुट से निकाल के इनपुट को दे रहे हैं, ये कैसे देते हैं, कैसे दिया जाता है, तो इट इज गिवन बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल। यही वोल्टेज वी आउट जो है इसकी वजह से डिवाइड हो जाता है इनके बीच में और ये वहां पर वापस इनपुट को दिया जाता है। तो ये क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है, जिससे क्या हो रहा है, फीडबैक वोल्टेज इज गिवन टू द इनपुट ऑफ द सर्किट। ये फीडबैक वोल्टेज जो है इस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट की वजह से हम लोग इनपुट को दे पा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, वी आउट है आउटपुट वोल्टेज और ये क्या है, लोड रेजिस्टर है, राइट। अब ये पूरा क्या हो गया है, ये पूरा हो गया है सर्किट का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग जो है कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि हमको आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए, बराबर है, हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए, इधर कुछ भी चेंजेस होते होंगे तो भी, ठीक है। तो अगर चेंजेस होते हैं तो मतलब अगर किसी रीजन से, कोई भी अगर रीजन है, किसी रीजन की वजह से अगर वी आउट बढ़ जाता है या किसी रीजन से अगर वी आउट कम होता है, तो सर्किट के अंदर क्या प्रोसीजर चलती है या क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमको फिर से आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है, ये हमको वर्किंग में एक्सप्लेन करना पड़ता है। समझ में आ गया मैंने क्या बताया कि किसी रीजन से अगर वी आउट कम होता है या वी आउट ज्यादा भी हो जाता है, तो वो जब सर्किट के अंदर जाएगा तो वो घूम फिर के हमको वापस जितना था उतना ही मिलना चाहिए और ये काम सर्किट के अंदर कौन करता है, वोल्टेज रेगुलेटर करता है। तो कैसे करेगा, तो देखो भी, अगर पहले हम लोग देखेंगे कि वी आउट बढ़ गया तो क्या होगा। इफ वी आउट ट्राइज टू इंक्रीज, अगर वी आउट बढ़ने की कोशिश करता है या बढ़ता है, तो देखो ये वी आउट से कनेक्टेड सर्किट में क्या है, VF है। VF क्या है, फीडबैक वोल्टेज है, जो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, वी आउट से ले रहे हैं। अब अगर वी आउट बढ़ता है तो VF भी बढ़ेगा, ज्यादा VF हमको वापस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा वी आउट कम हो रहा है तो VF भी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो यहाँ पे पहले केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इफ वी आउट ट्राइज टू इंक्रीज व्हाट हैपन, मोर VF इज फेड बैक टू द बेस ऑफ द Q1। ये समझ में आ गया। अगर वी आउट बढ़ रहा या बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ज्यादा VF जाएगा, किसको जाएगा, Q1 के बेस को जाएगा। अब ज्यादा वोल्टेज Q1 के बेस को जाने से क्या होगा, देखो Q1 का ये इमीटर है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर है। जब VF बढ़ जाता है तो VF जो है हम लोग बेस को अगर देंगे तो इस Q1 का कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ जाता है, ये कलेक्टर करंट बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ कलेक्टर करंट यहाँ से R3 से लिमिट हो जाता है, ठीक है। अब जब कलेक्टर करंट इसका बढ़ जाता है तो इसका बेस वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है,
ठीक है। Q2 का क्या होगा, बेस वोल्टेज कम होता है। अब Q2 का बेस वोल्टेज कम होता है और यहाँ से फिर वोल्टेज कम मिलेगा। Q2 का बेस वोल्टेज कितने से कम होता है, जितने से तुम्हारा वी आउट बढ़ गया है। तो यहाँ पे वी भी कम होता है, कितने से कम होता है, जितने से तुम्हारा वी आउट बढ़ा हुआ है। तो ये कम होके फिर यहाँ से होके हमको वापस वी आउट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर वी आउट पहले 10 वोल्ट था, ठीक है, अभी 10 वोल्ट होके 15 वोल्ट हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 5 वोल्ट बढ़ा। जो ये बढ़ेगा तो ये वीएफ बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो ये कलेक्टर करंट यहाँ से निकल जाएगा, बेस वोल्टेज कम होगा। बेस वोल्टेज कितने से कम होगा, 5 से कम होगा, क्योंकि 5 से ये वाला वी आउट बढ़ गया है। ऐसे करके वो फिर से एम्पलीफाइड होके हमको यहाँ पे जितना वोल्टेज था उतना ही मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या, देखो ये वर्किंग का पहला पॉइंट हो गया। कौन सा, इफ वी आउट ट्राइज टू इंक्रीज, more VF is fed back to the base of the Q1. This increases the collector current of Q1 but decreases the base voltage of Q2. कितने से कम होगा, जितने से ये बढ़ गया है, and we get the output voltage constant. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया वर्किंग का, राइट। अभी दूसरा पॉइंट क्या लेंगे हम लोग कि अभी वी आउट कम हो गया तो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि इफ वी आउट ट्राइज टू डिक्रीज, ये वी आउट ट्राइज टू डिक्रीज, लेस वीएफ इज फेड बैक टू द बेस ऑफ द Q1. This decreases the collector current of Q1 but increases the base voltage of Q2. और कितने से बढ़ेगा, जितने से ये कम हुआ है, कि जितने से कम हुआ है उतने से यह एम्पलीफाइड होके हमको फिर से उतना ही मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि आउटपुट जो है, सेम आउटपुट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमको एम्पलीफाइड होके मिल रहा है। मतलब यहाँ बढ़ गया तो यहाँ कम होके वापस वही मिल रहा है, यहाँ यहाँ जो है कम हो गया तो बढ़ के वापस वही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनी चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज प्रोसीड्स an amplified change in the output voltage in opposite direction. ठीक है, therefore any change in the output is cancelled and we get the constant output voltage. ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहा है आउटपुट में वो जो है कैंसिल होगा और हमको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब ये तो इसकी थ्योरी हो गई ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर की। ठीक है, अभी हमको ये पढ़ना है कि इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा मिटाती हूँ उसे। अब देखो इसका जो है एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलेंगे, ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है उसमें। अब सबसे पहले जो है हम इसका एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो रिलेटेड होता है फीडबैक वोल्टेज से। ठीक है, फीडबैक वोल्टेज हमने क्या बोला है, वीएफ बोला है, जिसको हम फीडबैक वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फीडबैक वोल्टेज हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिसको फीडबैक फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन कितना हमको फीडबैक देना है, वो फीडबैक फ्रैक्शन बीटा से निकाला जाता है। ठीक है, बीटा जो होता है जिसको फीडबैक फ्रैक्शन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसका फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल्स R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये तो एक फीडबैक फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमको क्लोज लूप गेन ACL, ACL मतलब क्या होता है, क्लोज लूप गेन। ठीक है, ये क्लोज लूप गेन जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ए मतलब होती है गेन, गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, गेन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन लूप गेन, दूसरा होता है क्लोज लूप गेन। यहाँ पे इस सर्किट में हमने फीडबैक यूज किया हुआ है, इसीलिए इस सर्किट के गेन को बोलते हैं क्लोज लूप गेन। ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लोज लूप गेन जो होता है उसका फॉर्मूला अगर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं वो होता है 1 अपॉन बीटा। क्या होता है, वन क्लोज लूप गेन मतलब 1 अपॉन बीटा। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ACL इक्वल्स क्या होगा, R1 प्लस R2 अपॉन R2। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस R1 अपॉन R2, 1 प्लस R1 अपॉन R2। ठीक है,
अभी हो गया फीडबैक के बारे में, ठीक है। अभी हमने जो फीडबैक वोल्टेज दिया हुआ है उस फीडबैक वोल्टेज का भी फॉर्मूला होता है Vf। फीडबैक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Vz प्लस VBE। Vz प्लस VBE, इसी को हम लोग और लिख सकते हैं बीटा इंटू वी आउट। ठीक है, अब देखो ये क्या है। Vf मतलब क्या है, फीडबैक वोल्टेज है। फीडबैक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Vz मतलब जिग्नर का वोल्टेज प्लस इमीटर टू बेस के बीच का वोल्टेज। Vb मतलब वोल्टेज बिटवीन बेस टू इमीटर, ठीक है। इसी को जो है, दोनों जो है ये इक्वल होता है बीटा इंटू वी आउट, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर Vf इक्वल्स बीटा इंटू वी आउट, ठीक है। तो वी आउट इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आउट इक्वल्स वी एफ अपॉन बीटा, बराबर है। वी एफ अपॉन क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं हम लोग, या इसकी भी हमको जरूरत नहीं है, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। वी एफ इक्वल्स वी जेड प्लस वी बी इक्वल्स बीटा इंटू वी आउट हमने लिखा, तो वी आउट इक्वल्स इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि Vz प्लस VBE अपॉन बीटा, बराबर है। लेकिन वन अपॉन बीटा क्या होता है, वन अपॉन बीटा है क्लोज लूप गेन, तो वी आउट इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ACL इंटू Vz प्लस VBE। वी आउट इक्वल्स ACL प्लस VZ प्लस VBE, जहाँ पे ACL क्या है, क्लोज लूप गेन है, VZ क्या है, जीनर वोल्टेज है, VBE क्या है, वोल्टेज बिटवीन बेस टू इमीटर है, बराबर है। अब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज करके, पॉट यूज करके हम लोग वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर का फॉर्मूला, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, हमको पता है कि फीडबैक फ्रैक्शन बीटा इक्वल्स R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन 1 अपॉन बीटा क्या होता है, क्लोज लूप गेन। गेन का मतलब, क्लोज लूप गेन मतलब ऐसी गेन जिसमें फीडबैक यूज होता है, तो इसको हमने यहाँ पे इस टाइप से किया, और फीडबैक वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने। लेकिन ये फीडबैक वोल्टेज इक्वल बीटा इनटू वी आउट होता है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमको इस टाइप का इक्वेशन मिला। ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज टू द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड वैल्यू, we can adjust the output voltage to exact required value, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर जो है, दूसरा टाइप वोल्टेज रेगुलेटर का वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम में अगर आता है तो 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा टाइप वोल्टेज रेगुलेटर का वो क्या था कि 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, तीसरा टाइप जो है। थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब ये 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अगर हम आईसी यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। इसका हमने सिंबल भी पढ़े थे, 3 टर्मिनल आईसी होती है 1 2 3, ठीक है। ये 3 टर्मिनल की आईसी होती है जिसको वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर है, ये इसमें पहला जो होता है वो इनपुट के लिए यूज किया जाता है, दूसरा ग्राउंड और तीसरा आउटपुट के लिए, ठीक है। अब इसके पहले की तो आईसी अभी नहीं, अभी आई हुई है कुछ सालों के पहले, इसके पहले 8 पिन की आईसी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होती थी। लेकिन वो 8 पिन के आईसी से सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता था, क्योंकि आठों के आठों पिन कहीं ना कहीं कनेक्ट करने पड़ते थे, तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड और बल्कि होता था, इसीलिए उसको निकाल के फिर 3 ही टर्मिनल की आईसी जो है वो तैयार की गई है। और अभी जहां जहां वोल्टेज रेगुलेशन का काम रहता है वहां वहां यही 3 टर्मिनल की आईसी जो है वो यूज की जाती है।
अब इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कि इस आईसी का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम किसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम? 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का। ठीक है, 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का। ये क्या है? ये सिंबल है। अब क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। ठीक है, 3 मार्क के लिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सप्लेन द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमको 3 ही टर्मिनल दिख रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके अंदर जो है 3 टर्मिनल आईसी के अंदर ये इतने सर्किट रहते हैं जिसमें क्या क्या दिख रहा है हमको? पास ट्रांजिस्टर दिख रहा है। ठीक है, पास ट्रांजिस्टर दिख रहा है। उसके बाद इसको ये नाम नहीं दिया हमने, इसको इनपुट होता है, ये होता है आउटपुट और ये होता है ग्राउंड। ठीक है, अब 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर में हमको क्या क्या दिख रहा है? एक पास ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इसके बाद थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग दिख रहा है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद ये है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क करता है। हमको सिलेबस में सिर्फ इसकी कंसेप्ट है, सर्किट का सर्किट अंदर से कैसे वर्क करता है या उसका एक्सप्रेशन क्या है या ये सब हमको नहीं है, सिर्फ हमको ये है सर्किट में कि कैसे वो आईसी जो है वो काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इनपुट दिख रहा है वी इन, वो कहाँ से मिलेगा? तो एज इट इज जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से हमको ये इनपुट वोल्टेज आईसी से मिलेगा। उस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या रहेगा? ट्रांसफार्मर रहेगा, रेक्टिफायर रहेगा और ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर रहेगा। ठीक है, अब ये पास ट्रांजिस्टर मतलब क्या है? जो हमने ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर में Q2 पढ़े थे, जिसको हमने सीरीज पास ट्रांजिस्टर बोला था, तो यही जो है इसी का पूरा नाम है सीरीज पास ट्रांजिस्टर, उसको शॉर्ट में पास ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर है, ये क्या करेगा? सर्किट में जितना भी लोड करंट होता है वो पूरा का पूरा लोड करंट जो है वो क्या करेगा? उसमें से पास होगा। और ये जो पास ट्रांजिस्टर इस आईसी में इसकी कैपेसिटी होती है 1.5 एम्पियर से भी ज्यादा करंट को हैंडल करने की। ठीक है ना, ये पास ट्रांजिस्टर कैसा है कि इट कैन हैंडल मोर देन 1.5 एम्पियर ऑफ लोड करंट। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिख रहा है? थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग। ठीक है, अब थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग का मतलब क्या हो गया होता है? तो अगर इफ इंटरनल टेम्परेचर जो है सर्किट के अंदर अंदर का अगर 175 डिग्री के ऊपर हो गया, ठीक है, या 175 डिग्री के आसपास हो गया, तो आईसी जो होती है या जिसको हम लोग चिप भी बोल सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? चिप अपने आप बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है, उसको बोलते हैं थर्मल शटडाउन। ठीक है ना, थर्मल शटडाउन क्या होता है कि द चिप विल ऑटोमेटिकली टर्न्स इटसेल्फ ऑफ इफ द इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स हाई अराउंड 175 डिग्री सेल्सियस। अगर अंदर का टेम्परेचर 175 डिग्री के आसपास हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो चिप क्या हो जाएंगी? अपने आप बंद हो जाएंगी। इस टेक्निक को बोलते हैं थर्मल शटडाउन। उसके बाद करंट लिमिटिंग क्या है? तो करंट लिमिटिंग मतलब
अगर एक्सिस करंट आ गया तो सर्किट अगर डैमेज हो रहा है तो ऐसे केस में हीट सिंक नाम जो होता है, हीट सिंक नाम के डिवाइसेस इसके साथ अटैच रहते हैं जो करंट को लिमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसकी डिटेल में स्टडी हमको नेक्स्ट चैप्टर में है जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो उस चैप्टर में हम लोग ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसको दो इनपुट होते हैं, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। माइनस को इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, प्लस को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्लस को मतलब इन्वर्टिंग को रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक मीटर लगाया जाता है जहां से ये वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद निगेटिव जो है, निगेटिव से क्या दिया गया है, फीडबैक दिया गया है। निगेटिव से फीडबैक दिया गया है और फीडबैक हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि कैसे मिलता है, तो ये यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर रूल। यहाँ से जो है फीडबैक वोल्टेज निकलेगा और यहाँ से इसके थ्रू अंदर जाएगा। तो ये निगेटिव को लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे भी फीडबैक प्रोसेस कौन सी रहेंगे, निगेटिव फीडबैक रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम फीडबैक जो है कहाँ देंगे, वापस इनपुट को देंगे। ठीक है, तो इतना ही तुमको 3 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इतना ही लिखना है। इतनी ही कंसेप्ट हमको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में देखे हैं। मतलब अगर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पूछते हैं तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है तो 1 मार्क का डायग्राम रहेगा और 2 मार्क तुमको इसको एक्सप्लेन करने के लिए रहेंगे। एक्सप्लेनेशन में तुमको क्या आना चाहिए, तुम्हारे आंसर में क्या आना चाहिए, तो ये इनपुट वोल्टेज ये कहाँ से आता है, तो ये आएगा हमको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से, जिसमें ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर रहेगा। उसके बाद ये पास ट्रांजिस्टर क्या है, इसको सीरीज पास ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर क्या है यहाँ पे, तो ये लोड करंट को हैंडल करता है और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इट कैन हैंडल मोर देन 1.5 एम्पीयर ऑफ लोड करंट। थर्मल शटडाउन करंट लिमिटिंग क्या है कि इफ इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स मोर देन और more than or around 175 degree Celsius, chip will automatically turns itself off, is known as thermal shutdown। करंट लिमिटिंग किस के लिए क्या लगेगा हमको, तो हीट सिंक नाम का सर्किट लगेगा। यह है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें फीडबैक लगाया गया है, निगेटिव फीडबैक वीएफ से, यहाँ से पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से यहाँ से आ गया है। यह वीरेफ मतलब रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हो गई फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर जो होती है ये 2 टाइप में आती है। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरी होती है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा होता है कि वेरिएबल। आईसी रेगुलेटर, ये 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये 2 टाइप में आता है। एक आता है फिक्स्ड वोल्टेज आईसी रेगुलेटर, दूसरा आता है वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब जैसे इसके नाम ही है तो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर क्या रहेगा, ये हमको फिक्स वोल्टेज देगा, और वेरिएबल में क्या रहेगा, इसमें एडजस्टमेंट रहेंगी, हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 वोल्ट की आईसी हमारे पास है, ठीक है, अगर वो फिक्स टाइप की है तो हमको हमेशा उसमें से 5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर तुमको 6 वोल्ट, 7 वोल्ट या 4 5 4 3 2 ऐसे टाइप के वोल्टेज चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग वही आईसी यूज करके ज्यादा और कम वोल्टेज को नहीं ले सकते। लेकिन वही अगर वेरिएबल है, 5 वोल्ट की आईसी अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन चेंज द वोल्टेज फ्रॉम 1 वोल्ट टू 5 वोल्ट। हम लोग 1 से लेके 5 वोल्ट तक का वोल्टेज जो है चेंज कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये जो है डायग्राम से हम लोग देखेंगे। इसका डायग्राम होता है, एग्जांपल यह है यहाँ पे LM340-5। ठीक है,
ये हो गया वी इन, यहाँ से तुमको मिलेगा ये पिन नंबर 3, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, जहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर जिसको C2 बोलेंगे हम लोग। ये पहला कैपेसिटर हो गया जो है C1। ठीक है, ये हो गया फिक्स वोल्टेज आईसी रेगुलेटर। और अगर हमको वेरिएबल का निकालना है तो ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया एग्जांपल LM317 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर वोल्टेज को चेंज करने के लिए, वोल्टेज को वेरीफाई करने के लिए यहाँ वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर लगा, वेरिएबल वोल्टेज लगाया गया है। और फिर ये यहाँ से ये वेरिएबल रेगुलेटर लगाया गया है। इसको हम नाम देंगे ये R1 और इसको हम लोग नाम देंगे R2। ये दोनों का डायग्राम है। ठीक है, अब ये डायग्राम अगर तुम लोग देखोगे वेरिएबल का तो बहुत इजी है। ये ट्रांसफार्मर, ये रेक्टिफायर, ये कौन सा रेक्टिफायर है, ब्रिजो रेक्टिफायर है। ये कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर फिल्टर है। ये वोल्टेज रेगुलेटर है। और यहाँ पे देखो वेरिएबल रजिस्टर लगाया गया है। वेरिएबल रजिस्टर क्यों? क्योंकि इससे हम लोग वोल्टेज को सेट करेंगे, कम चाहिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, और ये हो गया फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें इनपुट वोल्टेज हमको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से मिलेगा। ये फिल्टर हो गया, ये रेगुलेटर हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है इसमें क्या नाम दिया है, LM340 नाम दिया गया है। LM340-5, या LM जो है LM340 एक कंपनी का कोड होता है। -5 का मतलब क्या है, ये आईसी जो है हमको कितना वोल्टेज देंगी, 5 वोल्ट देंगी। अगर LM340-10 रहता, 5 की जगह पे 10 रहता, तो इसका मतलब क्या होता, वो आईसी हमको 10 वोल्ट देती। ठीक है, तो डैश के बाद जो भी नंबर रहेगा उतने वो इंडिकेट करता है कि आईसी कितने वोल्ट की है। ठीक है, उसके बाद जो है पिन नंबर 1 हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पिन नंबर 1 इनपुट के लिए, पिन नंबर 2 आउटपुट के लिए, और पिन नंबर 3 जो होती है वो ग्राउंड के लिए। ठीक है, अब ये जो आईसी होती है फिल्टर कैपेसिटर के अगर मतलब अगर नियर द फिल्टर कैपेसिटर है तो इसमें देखो ये जो है फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर और वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें अगर तुमको डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो तुम लोग सिंपल सिंपल पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट्स तुम लोग इसमें लिख सकते हो। जैसे पहला जो है फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है, ये क्या करता है, ये फिक्स वोल्टेज देता है। वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल में हम लोग मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज करके आउटपुट वेरी कर सकते हैं। फिर तुम सेकंड पॉइंट में दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरे पॉइंट में तुम दोनों का एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब दोनों का एप्लीकेशन मतलब क्या, कि जैसे ये जो है फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर ये करंट सोर्स जैसे काम करता है। ठीक है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये जो है ये पावर फॉलोअर या कांस्टेंट करंट बैटरी चार्जर, ऐसे अलग अलग जो है एप्लीकेशंस इसके होते हैं। तुम दोनों के एप्लीकेशन भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड और थर्ड जो है वो एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में जो है किताब में दिया हुआ है, एक एप्लीकेशन एग्जाम में पूछते हैं तो ही लिखना है तुमको। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एप्लीकेशन दोनों का पेज नंबर 45 पे। ठीक है, पेज नंबर 45 टेक्स्ट बुक का इसकी एप्लीकेशन है, तुम इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेना।
पूछते हैं तो एक दो तुम लोग लिख सकते हो आराम से, इजी है बहुत। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर और वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब ये फिक्स्ड वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है, इसका आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है एक, यहाँ पे लिखती हूँ देखो, वी आउट। इस पे न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे नहीं है, लेकिन पूछते हैं तो फॉर्मूला हमको आना चाहिए, अपॉन R2 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस 1, ये इसका है वेरिएबल का आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1.25 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों दो हो गए टाइप्स तुम्हारे, फिक्स टाइप वोल्टेज रेगुलेटर और वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। अब फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर देखो, इस फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में तुमको C1 दिख रहा है, बराबर है। C1 हमने क्या बोला है C1 को, कि C1 ये C1 और C2 दिख रहे हैं। C1 और C2 ये क्या है, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2। इसका काम क्या होता है देखो, व्हेन द IC इज नियर द फिल्टर कैपेसिटर, when IC is near the filter capacitor of unregulated power supply, ठीक है। ये जो है IC, ये कब क्या रहती है, जब ये Vin क्या है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, तो IC जब Vin के पास रहेंगी, आसपास रहेंगी, ठीक है, तो क्या होता है, the lead inductance may produce oscillations, and this is avoided by the bypass filter C1 on pin 1, ठीक है। इसका मीनिंग देखो क्या होता है, कि ये जो IC है, IC 340-5, इसके लिए इनपुट क्या है, ये Vin है। ये कहाँ से आया हुआ है Vin, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, मतलब फिल्टर से आ रहा है। जब IC फिल्टर के वोल्टेज के पास रहेंगी तो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ ऑसिलेशंस क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर ऐसे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो गए तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, यहाँ पे C1 लगाया गया है, जो क्या करेगा, ऑसिलेशंस को अवॉइड करेगा, बराबर है। और C2 क्या करेगा, C2 is used to improve the transient response of the unregulated output voltage, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव करने के लिए C2 जो है वो यूज होता है, ठीक है। अब ये 340 सीरीज जो होती है, यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, कैपेसिटर्स जो है ये कितने वैल्यू के हमको लेना है, तो वो लेना है 0.1 से लेके 1 माइक्रोफैरेड तक। इनकी कैपेसिटी कितनी होती, मतलब कितने वैल्यू का हमको लेना है, 0.1 से लेके 0.1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 0.1 माइक्रोफैरेड से लेके 1 माइक्रोफैरेड तक, 1 माइक्रोफैरेड तक हम लोग C1 और C2 जो है इसकी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनरेगुलर ये जो होता है, कोई भी डिवाइस जो 340 सीरीज में हम लोग लेते हैं, इसका इनपुट वोल्टेज जो होता है वो कम से कम 2 से 3 वोल्ट ज्यादा चाहिए अनरेगुलेटेड आउटपुट से। मतलब क्या, कि अगर तुमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 5 चाहिए, ठीक है, तो इनपुट कितना होना चाहिए, इनपुट कम से कम 2 से 3, मतलब 7 से 8 वोल्ट तक का तुमको इनपुट चाहिए, तब जाके तुमको बराबर उतना वोल्टेज मिलता है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, आईसी जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो करना बंद कर देती है, और इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं ब्राउन आउट। क्या बोलेंगे, इस टाइप के प्रोसेस को ब्राउन आउट बोलते हैं। अगर हम 340-5 सीरीज को कंसीडर करते हैं तो इसमें इनपुट की जो वोल्टेज रेंज होती है वो होती है 7 से 20 वोल्ट तक। इस आईसी को कितना, 7 से 20 वोल्ट तक का इनपुट लगता है, मतलब मिनिमम 7 और मैक्सिमम हम लोग 20 तक का इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। ये उसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो अगर हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो पावर जो है डेसिपेट ज्यादा होता है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। देखो मैं फिर से एक बार पूरा टॉपिक रिवाइज करके दे रही हूँ। वोल्टेज रेगुलेटर जो है, वोल्टेज रेगुलेटर हमने एक ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसका नाम था जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, या दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर जिसका नाम क्या है, नाम क्या था, ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। तीसरा हमने पढ़े
थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। इस थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर में हमने सबसे पहले क्या देखा, तो उसका सिंबल देखा। इसका नाम ही थ्री टर्मिनल है, तो इस आईसी को तीन टर्मिनल्स रहते हैं, 1, 2 और 3, जिसमें 1 नाम का इनपुट, 1 नाम की पिन जो होती है वो इनपुट के लिए यूज होती है, 2 नंबर की पिन आउटपुट के लिए यूज होती है, और तीसरी जो होती है वो हम ग्राउंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसी आईसी का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि उसमें एक सीरीज पास ट्रांजिस्टर होता है जो 1.5 एम्पियर से ज्यादा लोड करंट हैंडल कर सकता है। फिर हमने देखा था कि 175 डिग्री अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया उससे ज्यादा, तो आईसी अपने आप बंद हो जाती है, जिसको हम थर्मल शटडाउन बोलते हैं। और करंट लिमिटिंग के लिए हमने हीट सिंक का यूज किया था। फिर हमने देखा था कि उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया जाता है, जिसके थ्रू नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, ये हमने फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा। अभी इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि उसका क्लासिफिकेशन। ये जो थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर होती है, ये दो टाइप में आती है। एक होता है फिक्स्ड वोल्टेज आईसी रेगुलेटर, दूसरी होती है वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमको अगर फिक्स वोल्टेज चाहिए, किसी सर्किट में हमको सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, तो हम लोग उसमें हमको चेंजेस नहीं चाहिए, तो हम लोग फिक्स वोल्टेज यूज कर सकते हैं। और वही अगर हमको 5 वोल्ट से 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे चेंज करना है, तो हम लोग वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने दोनों का डायग्राम देखा था। ठीक है, अब दोनों के डायग्राम में देखो हमने कैसे एक्सप्लेन किया था। ये जो है, ये है फिक्स टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें हमको क्या दिख रहा है, ये वी इन दिख रहा है। ये वी इन क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है। ये कहाँ से आएगा, ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से आएगा। और उसमें से ये कहाँ से मिलेगा हमको, फिल्टर से आएगा। फिल्टर का कनेक्शन रेगुलेटर को रहता है, तो ये फिल्टर से आया हुआ वी इन है। ये LM340-5 क्या है, यह है फिक्स वोल्टेज आईसी रेगुलेटर। LM340 कोड होता है कंपनी का। 5 क्या इंडिकेट करता है कि आईसी कितने वोल्ट की है। यहाँ पे -5 है, इसका मतलब ये आईसी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है। यहाँ पे हमको हमेशा 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो ये LM340 का प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना वोल्टेज तुमको आउटपुट में चाहिए, हमेशा उससे 2 या 3 वोल्ट ज्यादा का इनपुट चाहिए। मतलब जैसे हमको यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे हमने 5 का लगाया है, तो इसका इनपुट 7 वोल्ट या 8 वोल्ट चाहिए, तब जाके हमको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। राइट, उसके बाद यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाए गए हैं, C1 और C2। ठीक है, उसके बाद और एक चीज की है, LM340-5 जो है, इस आईसी को इनपुट जो है मिनिमम हम 7 दे सकते हैं और मैक्सिमम 20 दे सकते हैं। तो 5 अगर चाहिए तो हम यहाँ पे 7 दे सकते हैं, मिनिमम 7 वोल्ट और मैक्सिमम 20 वोल्ट यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। इस आईसी में दो कैपेसिटर लगाए गए हैं, C1 और C2। एक इनपुट साइड में है और एक आउटपुट साइड में है। इनपुट साइड के कैपेसिटर का काम क्या है, तो इस फिल्टर यहाँ पे फिल्टर रहेगा। जब फिल्टर के वोल्टेज के आसपास तुम्हारी आईसी रहेंगी, तो यहाँ पे ऑसिलेशंस जनरेट होने के चांसेस रहते हैं या प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ऑसिलेशन अगर यहाँ पे जनरेट हो गए, तो उसको अवॉइड करने का काम ही C1 करता है। और C2 क्या करता है कि जो भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रहता है आउटपुट का, उसको मतलब बेटर, उसका रिस्पॉन्स बेटर करने के लिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे C2 यूज किया जाता है। फिर C1 और C2 जो होते हैं, इनकी वैल्यूज जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे जो लगाते हैं हम लोग कैपेसिटर, उसकी वैल्यूज मिनिमम 0.1 माइक्रोफैरड से लेके 1 माइक्रोफैरड तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। उसको अगर हम उसकी एप्लीकेशन अगर हमको लिखना है, तो पेज नंबर 45 पे उसकी एप्लीकेशन दे के है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आईसी, ये जो आईसी फिक्स्ड वोल्टेज आईसी रेगुलेटर होते हैं, ये कांस्टेंट करंट सोर्स करके हम लोग यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स करके या फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर करके भी हम इस आईसी को यूज कर सकते हैं। दोनों वोल्टेज रेगुलेटर के एप्लीकेशन जो है पेज नंबर 45 पे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। 2 से 3 तुम लोग पढ़ के रखो। फिर वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर में क्या है, तो इसका हमको बहुत ज्यादा दिया हुआ नहीं है सिलेबस में। आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला, इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है 1.25 into R2 upon R1 plus 1 यहाँ। ठीक है, तो ये R2 R1 ये है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे एरो, ये है वेरिएबल रजिस्टर है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट की आईसी हमने यूज की हुई है, तो वी कैन चेंज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद ये है 4 मिलके बनाया गया है, तो ये रेक्टिफायर है, विजुअल रेक्टिफायर है।
ये एक फिल्टर है, कैपेसिटर फिल्टर है, या आईसी वोल्टेज रेगुलेटर है, और ये क्या करता है, उस वोल्टेज को वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट पावर सप्लाई जो है वो खत्म हो गया है। कंप्लीट पावर सप्लाई मतलब क्या, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, और अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसा करके हमने पूरा जो है पावर सप्लाई जो है ये टॉपिक हमारा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने पावर सप्लाई यहाँ पे पढ़े, पूरा पावर सप्लाई जो पढ़े, इस पावर सप्लाई के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसको ओवरकम करने के लिए एक नया पावर सप्लाई तैयार किया गया है, जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, लेकिन स्विच मोड पावर सप्लाई जो है हमको सिलेबस में से मतलब सिलेबस में से डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये जो पावर सप्लाई हम लोगों ने अभी तक पढ़े स्टार्टिंग से लेके अभी तक, इस पावर सप्लाई के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे पावर डेसिपेशन हो गया, बहुत ज्यादा पावर उसमें डेसिपेट होता था। तो ये पावर डेसिपेशन की प्रॉब्लम जो थी वो ओवरकम करने के लिए और कुछ दो चार डिसएडवांटेजेस थे, उसको ओवरकम करने के लिए जो है एक नया पावर सप्लाई तैयार किया गया है, जिसको एसएमपीएस बोलते हैं। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जो है सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ठीक है, एसएमपीएस जो है सिलेबस में नहीं है इस बार। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर जो है पावर सप्लाई, फर्स्ट चैप्टर हमारा पेपर 1 का टेक्स्ट बुक में तो ये सीरियल वाइज सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमने इसको सबसे पहले पावर सप्लाई ही हम लोगों ने लिया था, तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर पावर सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम का जो फोर्थ चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।